कांग्रेस के बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल के तेजस्वी पर दिए बयान के बाद आरजेडी की तरफ से चेतावनी दी गई है और यह कहा गया है कि अगर कांग्रेस को हठधर्मिता छोड़कर एनडीए सरकार को हराने में अपनी शक्ति लगानी चाहिए। अगर कांग्रेस तेजस्वी को छेड़ेगी तो आरजेडी छोड़ेगा नहीं। पार्टी को हठधर्मिता छोड़नी चाहिए। बिहार कांग्रेस के प्रभारी हैं आदरणीय श्री शक्ति सिंह गोहिल जी, उनको शक्ति लगाना चाहिए बिहार की जन विरोधी एनडीए सरकार को हराने में। तो वो शक्ति लगा रहे हैं तेजस्वी यादव जी के ऊपर सवाल खड़े करने में। शक्ति सिंह गोहिल जी को बिहार की वस्तु स्थिति पता नहीं है। बिहार की 12 करोड़ जनता तेजस्वी यादव जी के नाव पर सवार है और इस नाव में जो छेद करेगा उसे जनता इस चुनाव में डुबा देगी। जो लड़ाई है उस लड़ाई को कमजोर ना करें। और कांग्रेस पार्टी अगर हमारे नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव जी जो मुख्यमंत्री का चेहरा है, अगर उस पर आंख तरेगी तो राष्ट्रीय जनता दल को अगर आपने छेड़ा तो फिर हम भी नहीं छोड़ेंगे। तो देखिए ये बड़ी खबर इस वक्त की और ये साफ इशारा करती हुई कि महागठबंधन में ऑल इज नॉट वेल। जी हां, कांग्रेस ने जैसे ही ये कहा है कि देखिए ये हठधर्मिता है, सीधे सीधे तजुर्बे पर भी सवाल उठाया गया शक्ति सिंह गोहिल की तरफ से कि आरजेडी के अंदर तेजस्वी में कहीं ना कहीं वो तजुर्बा नहीं है जिस वजह से ये हठधर्मिता सामने आ रही है। अगर लालू प्रसाद यहां इस वक्त साथ होते, इस महागठबंधन के साथ होते तो उनके दिशा निर्देश में ये स्थितियां कम से कम नहीं बनती। अब तक सीटों को लेकर के पेच उलझा हुआ नहीं होता। लेकिन जैसे ही शक्ति सिंह गोहिल का ये बयान सामने आया उसके बाद देखिए सियासत किस कदर गर्मा गई है कि आरजेडी की तरफ से ये कहा गया कि अगर आरजेडी को छेड़ा जाएगा तो आरजेडी छोड़ेगी नहीं। आइए अब आपको बिहार कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल का वो बयान दिखाते हैं जिसमें उन्होंने ये साफ साफ शब्दों में कह दिया कि कांग्रेस हर परिस्थिति के लिए तैयार है। मतलब तेजस्वी अगर कांग्रेस को सम्मानजनक सीटें नहीं देते हैं तो पार्टी अपने दम पर चुनावी मैदान में जा सकती है। लालू जी बड़े ही सुलझे हुए, बिल्कुल पॉलिटिक्स को बिल्कुल समझे हुए इंसान थे। उन्होंने देखा कि 2009 और 2009 एंड 2010 कांग्रेस के साथ गठबंधन तोड़ने पे बहुत बड़ा नुकसान सेक्युलर पार्टी को हुआ, आरजेडी को भी हुआ, कांग्रेस को भी हुआ। तो 2015 में लालू जी ने अपनी सूझबूझ से तुरंत गठबंधन कर लिया, 3 पार्टी का महागठबंधन बना लिया। बदकिस्मती से लालू जी आज जेल में हैं। गलत तरीके से उनको बहुत परेशान किया गया और बेल भी उनका नहीं होने दिया। जिस केस में बेल मिल ही सकता है वहाँ भी नहीं मिलने दिया। तेजस्वी भाई युवा चेहरे हैं। मेरे मानने में कहीं ना कहीं हमारे जैसे बिन अनुभवी लोग होते हैं उनमें कहीं थोड़ा बहुत कोई गुमराह भी कर सकते हैं। डिले बहुत हुआ है। अब ये आरजेडी के पाले में है कि जल्द से जल्द जो बातें हुई हैं उसमें इधर उधर नहीं हो और तुरंत हो, ये मांग करते हैं। तो तेजस्वी को लेकर कांग्रेस इतनी तल्ख आखिर क्यों हो गई है, अब इसे भी समझने की जरूरत है। कांग्रेस 70 से 80 सीटों की डिमांड कर रही है। आरजेडी इतनी सीटें देने के पक्ष में नहीं है और कई दौर की बातचीत अब तक हो चुकी है। इसके बावजूद भी कोई स्थिति साफ नहीं हो पाई। मांझी और कुशवाहा के जाने के बाद कांग्रेस की डिमांड और ज्यादा बढ़ी है। नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के बाद भी अब तक सीटों को लेकर के पेच फंसा हुआ और फैसला अब तक सामने नहीं आ पाया है और यह जाहिर करता हुआ कि देखिए महागठबंधन में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है। तो ये स्थिति इस वक्त बनी हुई है महागठबंधन के अंदर, एक के बाद एक तीखे बयान सामने आते हुए और ये बयान साफ तौर पर जाहिर कर रहे हैं कि अपनी अपनी मांगों के साथ हर पार्टी अपनी दावेदारी रख रही है। हालांकि शक्ति सिंह गोहिल के स्टेटमेंट को अगर देखा जाए तो उन्होंने ये जाहिर कर दिया है कि अब जो कुछ तय करना है वो तेजस्वी को करना है। शर्तें उनकी तरफ से सामने रख दी गई हैं। तेजस्वी यादव को लेकर बिहार कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल के बयान पर बीजेपी ने चुटकी ली है। 135 साल पुरानी पार्टी है और पिछले 30 सालों में आरजेडी के पीठ पर बैठकर राजनीति करने वाली कांग्रेस को आज ज्ञान चक्षु खुला है कि तेजस्वी यादव से नहीं हो सकता है। और निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव के बूते की बात नहीं है कि महागठबंधन का नेतृत्व करें। जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, जिस तरीके से कांग्रेस ने तेजस्वी यादव के नेतृत्व को खारिज कर दिया है,
तो देखें तो तेजस्वी यादव की पालकी महागठबंधन के नेताओं ने जमीन पर उतार कर रख दिया है। तो देखिए, इस बड़ी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं और साथ ही साथ दिवाकर तिवारी, ब्यूरो चीफ न्यूज 18 बिहार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले दिवाकर, मैं आपसे ही जानना चाहूंगी, अगर इस पूरे प्रकरण को देखा जाए, चाहे वो महागठबंधन के दृष्टिकोण से हो या फिर एनडीए के दृष्टिकोण से हो, इस वक्त इस बार के चुनाव में सिर्फ सीटों की संख्या ही पेच नहीं है, अपनी अपनी दावेदारी, अपनी अपनी स्थिति को बेहतर बनाने का दबाव भी सबसे ज्यादा है। नहीं, उधर से नहीं आ रहा ऑडियो। संजय, अब तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? फ्रेम देखो तो। सहयोगी अमित का रुख में करना चाहूंगी। अमित, अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है तो इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखा जाए? क्या ये माना जाए कि इस वक्त अपने अपने दावे के साथ सभी ये डिसाइड कर चुके हैं कि हम अकेले चुनावी मैदान में जाने के लिए सामर्थ्य भी रखते हैं, जनाधार भी है और जीत भी मिल जाएगी? देखिए, बिल्कुल विवाह, सबसे बड़ा जो सवाल है वो यही है कि ये अहम की लड़ाई कब खत्म होगी, क्योंकि ये अहम की लड़ाई जो है वो पिछले कई दिनों से लगातार देखने को मिल रही है। जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये राबड़ी देवी का आवास है और कल यहाँ पे जो है महागठबंधन के तमाम दलों के जो शीर्ष नेता हैं उन्हें बुलाया गया था। तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी ने पहल की थी कि सभी को एक साथ एक टेबल पे बुला करके बातें जो है उसका बीच का रास्ता निकाला जाए, और इसमें जो है कांग्रेस जो है उन्होंने कांग्रेस की तरफ से कोई नहीं पहुंचे। कहा जा रहा था कि कांग्रेस के नेता भी पहुंचेंगे, यहां तक कि दीपांकर भट्टाचार्य जो सचिव हैं माले के, वो पहुंच गए। अब्दुल बारी सिद्दीकी जो है, जो लगातार जो है आरजेडी की तरफ से शीर्ष नेतृत्व के तौर पे जाने जाते हैं, और वो भी कल यहाँ पहुंचे कि चीज़ों को समन्वय स्थापित किया जाए। कांग्रेस से वो बात करने के लिए यहाँ पहुंचे थे। इंतजार तमाम लोग कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस के नेता जब दिल्ली से पटना पहुंचे हवाई यात्रा करके, तो एयरपोर्ट पे सीधे तौर पे शक्ति सिंह को गोहिल ने कहा कि आरजेडी को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। क्या ये माना जाए इस वक्त इन तमाम हालातों को देखकर कि आरजेडी ने ये डिसाइड कर लिया है, उसने ये मन बना लिया है कि मुझे बहुत ज्यादा जरूरत अपने इन सहयोगी दलों की नहीं है, वो अपने बूते ही इस बार चुनावी मैदान में उतरना चाहती है। तेजस्वी अपने नेतृत्व अकेले की क्षमता को भी परखना चाहते हैं। देखिए, निश्चित तौर पे विभा ये सटीक सवाल है, क्योंकि ये सवाल इसलिए भी मौजूद है क्योंकि जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज है और जिस तरह से लगातार प्रेशर पॉलिटिक्स देखने को मिल रहा है बिहार के सियासत में महागठबंधन के अंदर, तो कांग्रेस एक तरफ जो है वो अपनी बातों पे अड़ी है, आरजेडी अपनी बातों पे अड़ी है। आरजेडी की तरफ से ये शो किया जा रहा है कि हम तैयार हैं सभी चीज़ों को ठीक करने के लिए, लेकिन सम्मानजनक सीट जहां तक बात कांग्रेस मांग कर रही है उस पर आरजेडी का कहना है कि सीटें पे बात हो चुकी है, अब दोबारा बात नहीं होगी, मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव ही रहेंगे। तो कई तरह की चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं ये जाहिर करती है कि आरजेडी भी पूरी तरह से मन बना चुकी है कि अगर आप साथ आते हैं तो ठीक है, नहीं आएंगे तो अकेले ही मैदान में जाएंगे। जो हमारे साथी हैं, जो सहयोगी हैं, जो महागठबंधन में हमारे साथ बने हुए हैं, उनके साथ हम चुनावी मैदान में जाएंगे। और कहीं ना कहीं वो तस्वीर जो 2010 में बिहार में देखने को मिली थी, वो तस्वीर 2020 में भी देखने को मिल सकती है। तो बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। दिवाकर तिवारी, ब्यूरो चीफ न्यूज 18 बिहार हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। दिवाकर, क्या इसे हठधर्मिता माना जाए, क्या इसे अहम की लड़ाई माना जाए, या इस बार सियासत में एक अलग तरह की अपने आप को परखने की भी या अपने आप को स्थापित करने की भी कोशिश की जा रही है, और यही वजह है कि छोटी पार्टी हो या फिर बड़ी पार्टियां सभी अपने अपने महागठबंधन की या गठबंधन में दबाव की राजनीति बना रही हैं? जी बिल्कुल, अगर इस चुनाव की बात करें तो पिछले चुनाव के मुकाबले ये चुनाव बिल्कुल अलग दिख रहा है। पिछले चुनाव में दो ही गठबंधन थे खास तौर पे और उन्हीं के बीच लड़ाई थी, लेकिन इस बार अगर महागठबंधन की बात करें तो अब महागठबंधन शब्द का भी इस्तेमाल करना बेजा होगा, क्योंकि अब जीतन राम मांझी बाहर हो गए हैं, उपेंद्र कुशवाहा बाहर हो गए हैं, और कांग्रेस और आरजेडी के बीच तल्खियां बरकरार है। और जिस तरीके से अब बयानबाजी हो रही है, आप फर्ज कीजिए कि कांग्रेस के जो अभी बिहार प्रदेश प्रभारी हैं उनको जिम्मा दिया गया है गठबंधन की बातचीत करना और सीटों के सिलेक्शन करना। अब वही इस तरह की बात कर रहे हैं और वो सीधे सीधे नेतृत्व पर सवाल खड़ा कर रहे हैं आरजेडी के, तो बात समझ में आती है कि अंदर खाने कितना गतिरोध है। और ये पृष्ठभूमि में भी ले जाकर देखने की चीज़ है कि 2019 का जब लोकसभा चुनाव हुआ
तो कांग्रेस के प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल लगातार बेबस नजर आए तेजस्वी यादव के सामने, और उस वक्त लालू प्रसाद की भी मौजूदगी थी। लेकिन इस बार लालू प्रसाद की बातचीत नहीं हो रही है, तो जाहिर तौर पे कांग्रेस चाहती है कि चूंकि वो काफी लंबे समय से राजनीति करती रही है और लगातार छोड़ती रही है, सैक्रिफाइस करती रही है आरजेडी के साथ जब भी गठबंधन हुआ है। अब कांग्रेस का पास मौका है और कांग्रेस के नेताओं का दबाव भी है, और आप देख चुकी हैं कि सदानंद सिंह लगातार ये बयान देते रहे हैं कि आरजेडी की वजह से उन्हें अपमानित होना पड़ा है। तो सार्वजनिक तौर पे ये बयान आ रहे हैं, तो ये साफ तौर पे इशारा कर रहा है। माना जाए कि जिस बात को लेकर के मांझी सवाल उठा रहे थे, जिस बात को लेकर के कुशवाहा सवाल उठा रहे थे, उसी बात को लेकर के इस वक्त जिच भी कांग्रेस की तरफ से है, यानी कि नेतृत्व क्षमता, उनके अनुभव को लेकर के कांग्रेस कहीं ना कहीं दबाव बना रही है। हमारे साथ सहयोगी संजय भी जुड़े हुए हैं। संजय, कांग्रेस इस बार सब कुछ साफ करने के मूड में है, यानी उसने पूरे तौर पर यह कह दिया है कि देखिए गेंद आपके पाले में है, आरजेडी के पाले में है। अब आरजेडी को यह तय करना है कि उससे कांग्रेस का साथ चाहिए या नहीं चाहिए। देखिए, निश्चित तौर पर जो कांग्रेसी लीडर्स हैं उनके जो बयान आ रहे हैं और उनका जो बॉडी लैंग्वेज है वो कम से कम इस बात को साबित करता है कि लोकसभा चुनाव के समय जो परिस्थितियां थीं वैसी परिस्थितियों वाली अब स्थिति नहीं है। कांग्रेस अब वैसी कांग्रेस नहीं रही है। कांग्रेस एक सशक्त पार्टी के रूप में उभरी है बिहार में, भले ही बिहार में उसका जनाधार राजद के अपेक्षाकृत कम हो। और कल जो खासकर शक्ति सिंह गोहिल का जो बयान आया है, आप राजद भले ही मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश तेजस्वी यादव को प्रोजेक्ट कर रहा हो, लेकिन उनकी सूझबूझ, उनकी दूरदर्शिता पर शक्ति सिंह गोहिल ने आवाज उठाया है और सवाल उठाया है। वही शक्ति सिंह गोहिल ने जो लगातार कहते आ रहे थे कि राजद और कांग्रेस इंटैक्ट है महागठबंधन में, खासकर सीट शेयरिंग के मामले में वो कुछ सुनना नहीं चाहते। तो उन्होंने कहा भी था कि हर हाल में कांग्रेस और आरजेडी के बीच समझौता होगा। इस रूप में भी देखें कि अब से पहले लालू प्रसाद के गाइडलाइंस में तमाम चीजें होती थी, लालू प्रसाद की मौजूदगी में होती थी, उनके दिशा निर्देश के अनुसार होती थी, इसीलिए कांग्रेस अपने आप को छोटी भूमिका में रखते हुए आगे आरजेडी को रख रही थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, जब खुद आरजेडी ने ही लालू प्रसाद से अपनी छवि को अलग कर लिया है, ऐसे में कांग्रेस अब ये जाहिर कर रही है कि आपके शर्तों के अनुसार, आपके कहने के अनुसार कांग्रेस नहीं चलने वाली है। देखिए, निश्चित तौर पर यही लगातार कहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो रिश्तों में तलखी आई वो कहां से आई, जब जैसे ही मीडिया में बयान आया राजद प्रवक्ताओं द्वारा 58 सीट के ऑफर का, उसके बाद से रिश्तों में ये तलखी आई है। कांग्रेस के नेताओं तक ये ऑफर नहीं गया था, ये मीडिया की तरफ से ऑफर दिया गया था, जैसा कि कांग्रेसी नेताओं ने कहा भी। और इस तरीके से जो मीडिया में बयानबाजी हुई, उसके बाद जो कांग्रेस के शीर्षस्थ नेता, उन्होंने आलाकमान की दुहाई दी कि आलाकमान से पहले ही दोनों के शीर्षस्थ जो नेता हैं वो इस बात का फैसला कर चुके हैं कि विधानसभा चुनाव में राजद 140 से 50 सीटों पर और कांग्रेस 70 से 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और ऐसे में 58 सीट का ऑफर जो दिया गया वो वाकई में राजद के नेताओं का ये ऑफर कांग्रेस के नेताओं को रास नहीं आया, और उसके बाद से ये परिस्थितियां बदली। और आज कांग्रेस नेता दो टूक शब्दों में कहते नजर आ रहे हैं कि अगर परिस्थितियां बदल गई तो कांग्रेस अपने सहयोगियों के साथ विधानसभा चुनाव में उतर सकती है। जी विवाह, बिल्कुल, ये बड़ी खबर इस वक्त की है। और ऐसे में एनडीए की अगर बात कर लें तो एनडीए में भी बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी के बीच सीट बंटवारे में नंबर का मसला सुलझता अब दिख रहा है। और ऐसे में सूत्रों से जो खबर है उसके मुताबिक अब पेंच पसंद की सीटों पर आकर फंस गई है। जेडीयू ने बीजेपी और एलजेपी की पारंपरिक सीटों पर दावा ठोककर बीजेपी की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। एनडीए में अब मामला सुलझाने की जिम्मेदारी बीजेपी पर है। जो खबर है उसके मुताबिक जेडीयू ने बीजेपी की पारंपरिक और कई शहरी सीटों पर दावा ठोका है। जो खबर है उसके मुताबिक जेडीयू दीघा, बाढ़, बक्सर, सासाराम, भभुआ, संदेश, अज्ञाव, संदेश और पालीगंज विधानसभा सीट समेत कई सीटों पर अपनी दावेदारी ठोक रही है। कहा जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार एंटी इनकम्बेंसी से बचने के लिए जेडीयू ने बीजेपी और एलजेपी की पसंद की सीटों पर दावा ठोका है। इधर एलजेपी कम सीटों पर चुनाव लड़ने पर तो राजी हो गई है, लेकिन वो अपनी पसंद की सीटों पर अड़ी हुई है। सूत्रों के हवाले से जो खबर है उसके मुताबिक चिराग पासवान ने ये कहा है कि उन्हें अपनी सीटें चुनने की आजादी मिलनी चाहिए। इसके पीछे का तर्क ये भी कहा जा रहा है कि 2015 के विधानसभा चुनाव में 42 में से सिर्फ 8 सीटें ही एलजेपी को पसंद की मिली थी, जिसमें सिर्फ 2 सीट ही वो जीत पाई थी। जीत का आंकड़ा बढ़ाने के लिए एलजेपी ज्यादा से ज्यादा अपनी पसंद की सीटें चाहती है और एलजेपी को जिन सीटों की सूची सौंपी गई है वो सी और डी कैटेगरी की सीटें हैं, जहां एनडीए की जीत मुश्किल लग रही है। अब इस पेच को सुलझाने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के पास है। देखना होगा कि बीजेपी कितना जल्द इस मसले को सुलझा पाती है। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इधर जेडीयू ने
ये दावा किया है कि एनडीए में सीट शेयरिंग की तस्वीर जल्द ही साफ हो जाएगी। मुझे लगता है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सरपरस्ती में, उनकी अगुवाई में, उनके नेतृत्व में एनडीए को जो मनोवैज्ञानिक बढ़त है, उसमें जैसे ही सीटों का ऐलान होगा, उम्मीदवार जब क्षेत्र में बने हुए हैं, अपना काम कर रहे हैं, पार्टी लगातार जनता के बीच है, तो फिर ये विलंब का कोई सवाल बहुत ज्यादा मुश्किलें खड़ा करने वाला नहीं है। तो हमारे साथ लगातार जुड़े हुए न्यूज़ 18 बिहार ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी। दिवाकर, क्या सचमुच जो दिखाया जा रहा है, जो कहा जा रहा है, उसके अनुसार बहुत ज्यादा परेशानी वाली बात एनडीए के लिए नहीं है? सीटों की संख्या परेशानी नहीं है, पसंद की सीटें परेशानी है? देखिए, अगर सारी बातें अनुकूल होती तो अब तक जो है सीट शेयरिंग को लेकर ऐलान कर दिया जाता एनडीए के गठबंधन दलों के बीच में। लेकिन अगर पसंद की सीटों की बात करें तो यहीं आकर पेच उलझा हुआ है। आंकड़ों पर कोई बात अब जिच नहीं है और कोई भी बात फंसी नहीं है। तो आंकड़ों पर 2-4 सीटें इधर उधर हो जाएगी आखिरी घंटे में, और उस पर सहमति भी बनती दिख रही है। लेकिन पसंद की सीटों पर जिच बरकरार है। और आपको मैं फिर से एक बार बैकग्राउंड में ले जाना चाहूँगा कि 2019 लोकसभा चुनाव की जो परिस्थितियां हैं, जब जेडीयू की दोबारा एंट्री हुई 2017 में और 2019 का चुनाव, पहला चुनाव, लोकसभा चुनाव लड़ा गया, तो उस वक्त से ठीक उलट है परिस्थितियां। उस वक्त बीजेपी परेशान थी जेडीयू और एलजेपी को लेकर। एलजेपी और जेडीयू के बीच संबंध बेहतर थे और दोनों दलों का दबाव बीजेपी पर था और बीजेपी को उन दबाव के बीच समझौता करना पड़ा और एलजेपी को 6 सीटें साझा करनी पड़ी। 4 सीटों की बात हो रही थी, आखिरी घंटों में सीटें बढ़ानी पड़ी। अब यहाँ जो बातचीत हो रही है वहाँ दबाव में जेडीयू और एलजेपी है, क्योंकि दोनों दलों से कहीं आगे बीजेपी अपने कैंपेनिंग में है, उम्मीदवारों के सिलेक्शन और उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग में है। और कल जब भूपेंद्र यादव, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, पहले फेज को लेकर के नॉमिनेशन किया जा चुका है। देखना होगा कि कितनी जल्द ये सीटों की संख्या सामने आ पाती है और किसके लिए कौन सी मुसीबत ज्यादा बड़ी है जिसको सुलझाने में ज्यादा वक्त लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर आपका भी, अमिताभ का भी और संजय आपका भी, तमाम जानकारी और चर्चा के लिए। बुधवार की रात पटना के गांधी मैदान से बरामद 75 लाख रुपए मामले की जांच लगातार जारी है और इस मामले में आरजेडी नेता संजय कुमार का नाम सामने आ रहा है। नाम सामने आने के बाद आरजेडी नेता संजय कुमार सासाराम स्थित अपने घर पर ताला जड़कर फरार हो गए। पटना पुलिस को जांच में जो गाड़ी मिली उसमें एक बायोडाटा हाथ लगा जिसमें विधान संख्या जो है 208 सासाराम का नाम दर्ज था। ये वो विधानसभा संख्या थी जिसके अलावा बायोडाटा पर कैंडिडेट सासाराम का नाम भी लिखा हुआ है। पुलिस ने संजय कुमार को 36 घंटे के अंदर पुलिस के सामने उपस्थित होने का अल्टीमेटम दिया है। तो अब तक क्या कुछ हुआ वो देखिए। बुधवार को कार से 75 लाख रुपए की बरामदगी की जाती है। दूसरी तरफ तस्वीरों में आपको वो गाड़ी भी नजर आ रही होगी। रोहतास के आरजेडी नेता की गाड़ी से 75 लाख रुपए बरामद किए जाते हैं। रोहतास में नेता के मकान पर नोटिस चस्पा किया गया। जवाब देने के लिए आरजेडी नेता को 24 घंटे दिए गए। ड्राइवर के बयान पर थाने में सनहा दर्ज किया गया है। वहीं आईटी की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ गाड़ी से बायोडेटा और झंडा और बैनर की बरामदगी हुई। बायोडेटा पर सासाराम के कैंडिडेट का नाम लिखा गया था। आरजेडी नेता का ड्राइवर पुलिस हिरासत में इस वक्त है। बिस्कोमान भवन के आसपास सीसीटीवी कैमरे की जांच की जा रही है। तो सासाराम के होटल कारोबारी और आरजेडी नेता संजय सिंह के सासाराम स्थित आवास पर सन्नाटा पसरा हुआ है। पुलिस ने उनके आवास पर नोटिस चिपकाया है और 24 घंटे में उपस्थित होकर अपने पक्ष को रखने को कहा गया है। सासाराम स्थित संजय सिंह के आवास का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता अजीत कुमार ने। होटल कारोबारी के आवास के पास जिसके गाड़ी से भारी मात्रा में रकम बरामद हुई है। आप देख सकते हैं कि ताला लटका हुआ है और यहाँ कोई नहीं है और ये मकान है। इस मकान को आप देख सकते हैं यहाँ कोई नहीं है, पूरा मकान जो है बंद पड़ा है। लोग आसपास के लोगों से हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि इस आवास पर फिलहाल कोई रहता भी नहीं है।
सारे लोग वाराणसी में रहते हैं। आप देख सकते हैं इस प्रकार यहाँ पर ताले लटके हैं और सामने पूरा धूल जमा हुआ है। इससे लगता है कि बहुत दिनों से यहाँ कोई आया नहीं है, पूरा धूल जमा हुआ है। इस प्रकार ये संजय सिंह का आवास है, राजस्व से जुड़े हुए हैं और होटल कारोबार से जुड़े हुए हैं। जैसा कि लोग का कहना है कि वाराणसी में इनका कुछ कारोबार वगैरह है और यहाँ पर एक नोटिस जो है वो चिपकाया गया है गांधी मैदान थाना द्वारा। इसमें आप देख सकते हैं कि एक संजय कुमार सिंह जो पिता बैद्यनाथ सिंह, वर्तमान पता हरे कृष्ण कॉलोनी, कंपनी सराय सासाराम के नाम से एक नोटिस चिपका के यहाँ पर है सो गई है। 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण के लिए गांधी मैदान थाना में उपस्थिति होने की बात कही गई है। इस प्रकार जो है यहाँ पर जो नोटिस भी चिपका दिया गया है और ये जो आवास है फिलहाल बंद है। अजीत कुमार।